चैप्टर, हम्म? चौथा चैप्टर। ये रिवीजन रिवीजन करने में बहुत दिक्कत जा रही है सर। रिवीजन करने बैठो तो सारा दिन रिवीजन करने में ही जाता है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो खत्म वो ही तो नहीं हो रहा है, जरूरी ऐसा है, लग रहा है। तो जरूरी है ना, बिना रिवीजन क्या होगा बताइए। अब देखो ये जो चैप्टर है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, पीटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये याद रखना कि इंडियन सोसाइटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है। स्वाभाविक सी बात है, आजकल देखो बड़े बड़े मॉल, ये सारी चीज़ें, आजकल ऑनलाइन सिस्टम आ गया है। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जो चीज़ें सब मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियाँ। और अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया, इसीलिए तो लगाया कि भारत है ना उनकी गाड़ियों पर 100% टैक्स लगाता था। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। एम्बेसडर का मतलब एक बहुत पहले लोग आईएएस बनते इसी के लिए थे। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों पर संस्कृत फलों के रस तक। अब जैसे टोमेटो सॉस, ये तो पहले सोचो कौन खाता था ये लोग। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों के जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे बहुत बार क्वेश्चन पूछा। कौन भागा? अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देश की सीमाओं को लागने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापारी दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां को उसमें काम करना भी एक अलग बात है। के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था, मुझे लग रहा है कुछ तो डाउट है। हाँ, यहाँ मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अच्छा नहीं वही है। के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था एक बार, देखना 2015-16 का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है। मैक्सिको से रिलेटेड नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उससे रिलेटेड। और इस बार मैक्सिको और अमेरिका की जो बॉर्डर है ना सर, वो सील हो रहा है। अमेरिका के जितने भी बॉर्डर है वो सील हो रहा है, इसलिए ये संभावना है कि हो सकता है क्या अमेरिका से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। देख तो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है ट्रंप ने, भारत पे भी लगेगा वो, तो वो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो है अब क्या, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन यूएस एड को उसने हटा दिया है, क्वेश्चन बनेंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन बनेंगे यार वहाँ से। और ये पनामा नहर को क्यों कब्जा करना चाह रहे हैं? पनामा नहर पे इनका क्या है? वो तो ऐसे भी अमेरिका के द्वारा ही बनाई गई है, तो जो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, और किस लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। अब देखो ये ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन पूछा, अब जाके देखना GS3 में है क्वेश्चन। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों को तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं। सोचो कितना, मतलब अच्छा एग्जाम्पल दिया गया कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें तैयार हो रही है। फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मैक्सिको और पूरी यूरोप ले जाया जाता है, जहाँ उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। यही कारण है कि इंडिया में IT सेक्टर ज़्यादा डेवलप होता है। यह बेंगलोर स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधा और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध करवाता है।
इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है, इसीलिए चाइना की वर्ल्ड पावर बनी, भारत इसका फायदा नहीं उठा पाया। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। इसलिए अपने आप को कंपनियां इधर उधर करती है। ये भी एक वो एग्जाम्पल है उसी तरीके का। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक होते हैं। पहला तो क्राइटेरिया ये होता है। दूसरा, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों को देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करते हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। देखो ये शक्ति वर्ड इसीलिए यूपीएससी जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें यूज होते हैं। हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे। यहाँ पर यह खर्चीला हो गया क्योंकि यहाँ पे मजदूर विरोध करने लग जाते तो इनको कोई दूसरे देश में चले जाओ, जहाँ नॉर्म्स ढीले होते हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना है और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है, जैसे फ्लिपकार्ट को खरीदा। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। जैसा अभी देखा होगा तो हॉट स्टार को जो है जियो ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ऐसे होता है। वास्तव में कई शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक होती है। सोचो, ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार कीजिए। सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। इनको जो करवाना तो करवा लेते होंगे। तो इसीलिए तो बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, उसमें अमेरिका का रोल था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे छोटे उत्पादों का उत्पादन ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जो विश्व भर में बड़ी संख्या में। अब जब ये छोट जीन्स बनाई जा रही है, विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जा रही है, सोचो। और यहाँ पे अपने 200-300 रुपये में तैयार हो जाती है। बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। अब देखो ये फुटबॉल यहाँ बन रहा है, इसमें लोगो लग जाएगा तो बस वही कंपनी का माल बहुत महंगा बिकेगा। लुधियाना के घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का एक चित्र। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन का कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व कई देशों के स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों को इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। ये फोर्ड कंपनी का है, तो ऐसे इतना ज़्यादा अपने नहीं ये थोड़ा पढ़ लेते हैं।
एक अमेरिकी कंपनी है फोर्ड मोटर्स, विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों को निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। देखो ये एक्सपोर्ट के लिए जा रही है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों का आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में अपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजार में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। जैसे अब चाइना के हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भारत में चीन के खिलौने, अब देखो चीन को जैसे भारत में दीपावली होती है, ईद होती है, उनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, परंतु सोचो यहाँ के वो धर्म को आधार बनाकर अपनी इंडस्ट्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने के एक अवसर का पता चलता है, जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम और नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजार में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने को 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौने के स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया। अब भारतीय बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनको खिलौने कम बिकते हैं। तो ये भी है, इसलिए गवर्नमेंट टैरिफ भी लगाती है। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजार में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। अभी देखो, सिलाई वस्तुओं के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। फिर भी लोग खरीदते हैं। देखो सब फिर वही है कि सबका अपने अपनी कंडीशन भी होता है। अब देखो, वैश्वीकरण का ये मज़े ले रहे हैं। ध्यान रहे, आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं। किस दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये वही है, जलवायु प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अभी अमेरिका में आग लगी, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। पीटी में थोड़ा याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, वो जियोग्राफिकल घटना है। पीटी प्लस मेंस में दोनों में बन सकता है क्वेश्चन। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादनों के लिए सस्ते हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, इसीलिए देखो डंपिंग करते हैं ये लोग। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों के कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं के बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। अब ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए अभी तो मुझे इसमें कुछ लगा नहीं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अब देखो वैश्वीकरण की डेफिनेशन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है।
यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। जैसे अमेरिका कर रहा है, उन्होंने आज फिर भेजा। हमने परिवहन में काफ़ी उन्नति देखी है, बैलगाड़ी से लेकर आज सोचो वायुयान तक का सफर। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। अब देखो, फिल्मों में बहुत बार देखा होगा कंटेनर, इसमें बहुत सारा गाड़ियाँ, बहुत कुछ होता है इसमें। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इन जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इस प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। ये का कॉल करिए। हेलो, हाँ बोलो वैशाली। अरे नहीं, मेंस में एक ही होता है, तो सर्विस एलोकेटेड होते हैं। अरे वो सब आपको सर्विस वो ऑर्डर डालना, मैं उसका भेज देता हूँ मोनिका, उसके अकॉर्डिंग भर लेना। अरे वो आपको प्रेफरेंस डालना है, वो तो ऑटोमेटिक होता है। डाल दो। हाँ, उसमें आपको बस प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, पहले पे किसको रखोगे, दूसरे पे किसको। अरे नहीं, लिखना चलिए पड़ता है नंबर। हाँ वही ना, तो उसका सीक्वेंस नंबर डालना पड़ेगा आपको। वो मैं मोनिका भेज देता हूँ आपको। हाँ वही, ये अभी तो भरवा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, ठीक। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स को विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। एक मिनट रुकना। ठीक है, ये सुविधाएं संचार उपग्रह द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया। आपने इंटरनेट के चमत्कारी संसार में प्रवेश किया होगा, जहां कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक या ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वॉइस मेल कर सकते हैं। लेकिन बिजली कहाँ से आएगी? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संक्षेप में आईटी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। हम देखते हैं कैसे। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। सोचो पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिका को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसों का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तकों में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ये छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। तो गलत समझ रहे हो? कितनी महंगी मशीनें होगी वो। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। अब ये सब मेंस का है। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने यही तो विरोध किया है कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे कि और चीन से
उनका आयात स्वायत्ता कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापारक अवरोध का एक उदाहरण है, मतलब वही टैरिफ बैरियर ये सब हो गए। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापक अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती या नियमित करने और देश में किसी प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए ये निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। 1950 से 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम का आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। इसलिए भारत ने दिया, इसलिए उस टाइम बोला जाता है कि क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था। इसलिए यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा भी था। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म हुआ उस टाइम। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। ये बात भी सही है। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रित करती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है क्योंकि सरकार पहले मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होता था, इसीलिए वो होता था, मतलब लाल फीताशाही ज़्यादा होती थी। तो ये चीज़ भी है। अब देखो विश्व व्यापार संगठन, हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों की अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन को एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि नियमों का पालन हो। वर्तमान विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। इसलिए विकसित और विकासशील देशों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण है कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान बहस, और अमेरिका भी यही चाह रहा है। इसी को लेकर टैरिफ लगाने के बाद बोला है उसने। व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, आपने अध्याय 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र में प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देश जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1%, कुल रोजगार में 0.5% है। और भारत में तो एकदम उल्टा है, लगभग जीडीपी में 14 से 18% है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 50% लोगों को रोजगार देता है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिका सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादकों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादकों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, तो जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करता है। जैसे मान लो अब गेहूँ ही है, अगर यहाँ पे हम अमेरिका से आयातित करें ना गेहूँ, तो 1000 रुपये का कम हो जाए, परंतु फिर यहाँ के जो किसान हैं उनकी लागत का तो कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा ना। उल्टा यहाँ गवर्नमेंट चाह रही है कि उनकी इनकम बढ़े। इसीलिए इंडिया और अमेरिका में कॉन्ट्रडिक्शन रहता ही है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं ये काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र है जिसमें हजारों एकड़ भूमि हो, जिसका स्वामित्व एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के पास। सोचो खेती वहाँ पे कंपनियाँ कर रही है, और भारत में सोचो किसान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, दिक्कत तो होगी ना, और अच्छी खासी दिक्कत होती है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव मेंस के लिए ही है। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय व विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अनेक उत्पादकों को उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योग जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। अब देखो, लाइफ स्टाइल भी चेंज होगी। तो विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए क्या कदम थे। अब देखो, हाल ही के वर्ष में भारतीय केंद्र और राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशिष्ट स्तरीय सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ा। इसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ सरकार को। स्पेशल इकोनॉमी जोन है ये। क्या हुआ, जो पुरानी कंपनियां थी वहीं यहाँ पे आके लग गई, उनको टैक्स नहीं देना पड़ा। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी। आपने अध्याय 2 में देखा कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों को संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानून में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। सोचो, इसीलिए तो होता है कि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। मजदूर अपने राइट के लिए फिर हड़ताल पे जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा है, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के लिए योग्य बनाया है। जैसे टाटा मोटर्स, मोटर गाड़ियाँ, इन्फोसिस IT सेक्टर में है, रेनबैक्सी दवाइयाँ है, एशियन पेंट्स जो है पेंट के लिए, सुंदरम फास्टनर्स नट और बोल्ट के लिए। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों को सृजन किए हैं। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा परिशिष्ट, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। और आजकल तो ऐसे देखोगे ना, मतलब जैसे टीचिंग वाला सिस्टम भी आप ऑनलाइन विदेशों में भी पढ़ा सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो सर्विस सेक्टर भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की है, बढ़ती प्रतियोगिता। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसके एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थी जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदारी और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती थी। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनी के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा न भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। अब सोचो, स्वाभाविक दबाव पड़ेगा। उनमें से कुछ जब संधारित्र
खरीदती थी तो वे उनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि उनका आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, अपनी इकाइयाँ बंद कर दी है। सोचो ये भी होता है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। बैटरी संधारित, प्लास्टिक खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण जो प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयाँ बंद हो गई है, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित है। अब देखो कंपटीशन और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों को रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है, कभी भी हटा सकते हैं। और यही होता है कॉन्टेक्ट बेस पे आजकल। अब हम देखते हैं भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव कैसे सहन कर रहे हैं। जैसे वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक है। यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम के लिए अवसर प्रदान किया, परंतु रोजगार की स्थितियाँ प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली है। ये चीज़ भी याद रखना। अब जैसे देखो, अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती। इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने का कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया। इसलिए तो कार्ल मार्क्स बोलता था कि मजदूर जागो। कपड़ा श्रमिक। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्ति थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि और अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दोगुनी मजदूरी के हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और 10 बजे वापस आती है, और एक दिन काम नहीं करने का अर्थ उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वे कम वेतन भी देती है। तो सभी की बात है, क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो। मतलब समझा नहीं, मतलब क्या पूछ रही हो तुम? अरे तो डाल दो, तो आपके अकॉर्डिंग जो लग रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि इंटरेस्ट है इसीलिए डाल रहे हो ना, कि जो भी है डाल दो। वो देखो, ये आपकी इच्छा है, अभी मेरे से कैसे पूछ के डाल सकते हो? आपको, आपने क्यों लिया ऑप्शन सब्जेक्ट, और देखो। अरे डाल दो, कोई वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उपरोक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों को कठिनाइयाँ भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता जिससे वो पहले उपभोग करते थे। सोचो, ये भी है। आजकल ऑर्गेनाइज उल्टा बात चलती है कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाया जाए, पर और उल्टा आ रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसे जोमेटो का ऐप जोमेटो में देख लो आप,
जो उनका काम करता है तो उनको भाई पर ऑर्डर पैसे मिलते हैं, ख़त्म बात। अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला तो ख़त्म, वो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको ऑर्डर के हिसाब से मिलता है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण के सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। परंतु हो रहा यही रहा है पैसे वाले बनते जा रहे हैं। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। तो उल्टा गवर्नमेंट है ना, श्रमिक कानून ढीले किए, उसके पीछे भी अपना अपना आइडियोलॉजी होता है। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है और यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा, तो ये किया भी जाता है। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कर भी रहा है। अभी देखो हांगकांग WTO के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया है। वैश्वीकरण के विभिन्न देशों के बीच एक तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों को खोज कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हो। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी और विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण ने धनी उपभोक्ताओं, कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण, ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, ये आप GS में, ऐसे में कहीं पे भी डाल सकते हैं। सभी के लिए अवसरों को सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो। एक चैप्टर बचा है अभी इसका, उपभोक्ताओं के अधिकार। तो ये नॉर्मल चैप्टर है, देखते कितना बड़ा कंप्लीट, टाइम लगेगा इसमें। ठीक, वो निकाल कर लेंगे, आज मैथ कर लेते हैं, कल हो जाएगा कंप्लीट ये एक क्लास का NCERT। मैथ करते हैं, मैथ का 10th क्लास का NCERT कंप्लीट हो जाएगा।